नमस्कार दोस्तों, 11 जनवरी 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। भाई आज भर भर के एडिटोरियल्स हैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए। देखते हैं कौन कौन से डिस्कस कर पाते हैं, कितना डिस्कस कर पाते हैं। बहुत से एडिटोरियल्स हैं आज, तो हर एडिटोरियल में थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट टाइम मतलब जो पॉइंट्स हैं वो बताता हुआ चलूंगा। पहला एडिटोरियल है द सेल दैट इंडियन डिप्लोमेसी स्टेट क्राफ्ट नीड। ये एक्चुअली में इंडिया की कॉन्टिनेंटल और मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं और स्पेसिफिकली यहाँ पे बात की जाएगी कि इंडो पैसिफिक को और साथ साथ यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया है, इसको टैकल करने के लिए इंडिया को सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज हैं उन पे अपने इन्फ्लुएंस को स्थापित करना है। सेंट्रल एशिया में कौन सी कंट्रीज आती है? तो तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं। तो इनके ऊपर इन्फ्लुएंस स्थापित करना पड़ेगा इंडिया को। इसके लिए इंडिया के सामने क्या चैलेंजेस है? रशिया के फॉर्म में, चाइना के फॉर्म में, पाकिस्तान के फॉर्म में। तो इन सब चीजों के बारे में एक व्यू पॉइंट से दे रखा है ऑथर ने, डॉक्टर डीबी वेंकटेश वर्मा साहब ने इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। ये फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं इंडिया के, आईएफएस ऑफिसर, तो देखते हैं इनका क्या पॉइंट है। फिर भाई कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है कोविड-19 से लड़ने के लिए। वैक्सीनेशन किस हद तक एफिशिएंट है उसके बारे में एक छोटा सा व्यू पॉइंट है, इसको देख लेंगे। इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन के रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है, इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे सरकार ने एक नियम निकाला है, एक्चुअली में कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट में। ये जो आरबीडी एक्ट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, इसमें केंद्र की सरकार ने कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज किए। अब ये अमेंडमेंट्स क्यों नेसेसरी नहीं है? वैसे तो कुछ लोगों को पढ़ के लगेगा कि हाँ अमेंडमेंट्स अच्छे हैं, बट ऑथर बोल रहा है कि ये अमेंडमेंट्स नेसेसरी नहीं है। के नारायण उन्हीं साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है, फॉर्मर डेप्यूटी रजिस्ट्रार जनरल रह चुके हैं। ये इन अमेंडमेंट्स नेसेसरी क्यों नहीं मानते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है इंडिया की, देखिए कि एक स्टैंडिंग कमेटी बनी थी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स ऑन इंडिया एंड बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज। इसकी रिपोर्ट अभी आई है पार्लियामेंट में पिछले महीने। तो ओवरऑल इंडिया की जो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी और रिसेंटली इंडिया ने जो 2016 में मॉडल बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बनाई थी, इसमें इंडिया का क्या स्टैंस है, क्या एक्चुअली में होना चाहिए, कैसे भारत सरकार की रेगुलेट करने की ताकत को और बाहर की कंपनीज के उसके बावजूद इंडिया के अंदर आके इन्वेस्ट करने की जुनून को हम एक तरीके से बैलेंस कर सकें, इसके बारे में एक दो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को देखेंगे। और तेलंगाना में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। आपको पता है कि 2014 में आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हो गए। उसके बाद आंध्र प्रदेश में जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स बची थी उनको 33 डिस्ट्रिक्ट्स में रीऑर्गेनाइज किया गया। और अब ओवरऑल पहले जो एम्प्लॉयज थे ना, उन एम्प्लॉयज को डिस्ट्रिक्ट वाइड यहां पे एलोकेट किया जा रहा है। तो 2014 के बाद बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज रह गए थे। सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव इशू तो यह था कि आंध्र प्रदेश में कितने लोग तेलंगाना के सिविल सर्विस के मेंबर रहेंगे, कितने आंध्र प्रदेश के रहेंगे। तेलंगाना के जो लोग रहेंगे उनको तेलंगाना में बनी हुई नई डिस्ट्रिक्ट्स में कैसे रीएलोकेट किया जाएगा। तो नई डिस्ट्रिक्ट्स में रीएलोकेट करने के लिए एक चीज आई थी, तेलंगाना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कैडर्स एंड रेगुलेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑर्डर। ये 2018 में आया था और ये बेसिकली एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था। हालांकि इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में नेटिविटी पे ध्यान दिया गया था कि जो जहां का है उस हिसाब से उसको एलोकेशन दो। लेकिन अब 2021 में जब अलॉटमेंट किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट वाइज तेलंगाना के पब्लिक सर्वेंट्स का, सरकारी नौकरों का, तो सीनियोरिटी के हिसाब से किया जा रहा है। वो जिस जगह के हैं उस हिसाब से नहीं किया जा रहा है। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनको यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आर्टिकल्स में टोटल आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं हम किसने किसने ज्वाइन किया। तो अरुण देव सिंह ने हमको ज्वाइन किया। अरुण देव सिंह काफी लंबे समय से मेंबर हैं, 8th मंथ हो गया इनको एज अ मेंबर। थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक अरुण देव सिंह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ मेंबर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। देन यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं नाम लेना चाहूंगा सना खान का। सना खान ऑलमोस्ट 1 ईयर एज अ मेंबर, ठीक है, 12 मंथ्स हो गए इनको एज अ मेंबर। तो वेलकम बैक सना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। सो स्पेशल वेलकम टू सना खान एंड अरुण देव सिंह। एवन कोहल ने हमको ज्वाइन किया है, शंकर भट्टाचार्य ने हमको ज्वाइन किया है, एमपीएससी विश्लेषण ने हमको ज्वाइन किया, द हिमाचलीज ने हमको ज्वाइन किया है, प्रवीण 289 ने ज्वाइन किया। वेलकम बैक महिमा। महिमा के कमेंट्स ऑलमोस्ट हर वीडियोस पे दिखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द कंसिस्टेंट सपोर्ट महिमा। महिमा का 5th मंथ एज ए मेंबर। सतीश ने हमको ज्वाइन किया, सतीश का ये 2nd मंथ एज ए मेंबर। देन रूपक दास ने हमको ज्वाइन किया, रूपक दास का ये 3rd मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक रूपक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। स्पेशल वेलकम बैक टू शिवांगी मंडल, इनको 1 साल से ज्यादा हो गया एज ए मेंबर, 13 मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक शिवांगी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। दिलीप जी 6 मंथ्स, वेरी लॉन्ग टाइम,
वेलकम बैक दिलीप। पिछले कुछ महीनों से एक्चुअली में वीडियोस की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गई, तो जो मेरे रेगुलर मेंबर्स है वही ज्वाइन कर रहे हैं, नए मेंबर्स थोड़े कम हो गए, बट इट डजंट मैटर्स। जो कोई भी ज्वाइन कर रहा है, इट इज़ वेरी वेरी थैंकफुल दोस्तों फॉर ज्वाइनिंग। देन उषा रानी तेलूर ने हमको ज्वाइन किया है, सृष्टि झा ने हमको ज्वाइन किया एंड निरंजन खातू ने ज्वाइन किया। निरंजन खातू भी लंबे समय से मेरे फॉलोवर है, 6 मंथ्स तो इनको एज अ मेंबरशिप ही हो गया है। तो वेलकम बैक निरंजन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ मेंबर फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। सो निरंजन खातू 6 मंथ्स इज अ मेंबर, सृष्टि झा, उषा रानी टेलर, दिलीप जी 6 months as a member, welcome back Dileep. Special welcome back to Shivangi Mandal, 13 months as a member. Rupak Das 3 months as a member, Satish 2nd month as a member, Mahima Bhola 5 months as a member, welcome back Mahima. Praveen 289, Sana Khan almost 1 year as a member, 12 months. The Himachalis, MPSC विश्लेषण, Shankar Bhattacharya, Amin Kohel, Arun Dev Singh 8 months as a member. I welcome you guys and girls to my channel as a member. Thank you so much for the consistent support. Thank you for being a member for such a long time. तो भैया शुरुआत करते हैं आज के अपने इस एडिटोरियल की, और सबसे पहले शुरुआत करेंगे बूस्टिंग प्रोटेक्शन। वैक्सीनेशन मस्ट बी अकम्पनीड बाय कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। वीडियो पे लाइक का बटन अगर अब तक नहीं दबाया तो दबा दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, जो भी मैं आपकी करंट अफेयर्स की लेक्चर्स बनाता हूं उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में अवेलेबल हो जाती। तो इंडिया का कोविड-19 वैक्सीनेशन प्लान शुरू हुए ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है, और अब तो इंडिया ने प्रिकॉशन डोज देनी भी शुरू कर दी है, जिसको दुनिया भर में आप बूस्टर डोज के नाम से भी जानते हैं। देखा जाए तो ये बूस्टर डोज अभी के लिए जो 60 साल से ज्यादा के लोग हैं, जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी है, कोई दूसरी परेशानी, उनको दी जाएगी, हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जाएगी, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी। पहले दिन लगभग 1 मिलियन 10 लाख लोगों को बूस्टर शॉट दिया गया। वैसे देखा जाए तो बूस्टर शॉट के लिए कितने लोग एलिजिबल हैं, तो भाई 60 साल से ज्यादा की उम्र के 98 मिलियन 9 करोड़ 80 लाख लोग ऐसे हैं जिनको 2 डोजेस कोरोना की मिल चुकी हैं। फिर 97 लाख 9.7 मिलियन 97 लाख हेल्थ वर्कर्स को, और नियरली 1 करोड़ 70 लाख 17 मिलियन फ्रंट लाइन वर्कर्स को 2 डोजेस मिल चुकी हैं। तो टेक्निकली आप 2 डोजेस के बाद तीसरी डोज बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन तब भी बूस्टर डोज लेने वालों का नंबर कम होगा, क्योंकि यहां पे एक कट ऑफ रखा गया। कट ऑफ ये रखा गया कि सेकेंड डोज मिलने के 9 महीने बाद या फिर 39 वीक्स बाद ही आप बूस्टर डोज ले सकते हो, और 60 साल से ज्यादा के वो लोग जिनको कोमॉर्बिडिटी है वो बूस्टर डोज ले सकते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में जिनको 2 डोजेस मिल चुकी है वो नंबर बहुत ज्यादा है, लेकिन जो बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल है वो नंबर यहां पे थोड़ा कम है। अच्छा, ये 9 मंथ का गैप, 39 वीक का गैप क्यों रखा गया है सेकेंड डोज के बाद बूस्टर डोज के लिए? क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि भाई देखिए, अगर आपको इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन सही हो गया, तो जो आपकी नेचुरल इम्यूनिटी है वो कम से कम 9 महीने तक एक्टिव रहती है। तो उसी हिसाब से अगर आपको सेकेंड डोज मिली तो सेकेंड डोज के 9 महीने बाद तक आपकी जो इम्यूनिटी है वो चालू रहेगी। उसके बाद वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी की बात करूं, उसके बाद आपको शायद नई इम्यूनिटी की जरूरत पड़े तो बूस्टर डोज यहां पे दे दी। हालांकि बहुत सारे लोग जिनको 2 डोजेस मिल चुकी हैं, उनमें से हो सकता है उनको नेचुरल इन्फेक्शन भी हुआ, तो उस नेचुरल इन्फेक्शन से ताकत आई, वैक्सीनेशन डोज से ताकत आई, तो हो सकता है उनकी इम्यूनिटी 9 महीने से ज्यादा टिक जाए। अभी के लिए अगर बूस्टर डोज से रिलेटेड स्टडी की बात की जाए तो 184 पार्टिसिपेंट की एक स्टडी कराई गई थी कोवैक्सीन दवाई से। ओके, कोवैक्सीन की बात की जाए तो इंडिया में जितना भी इम्यूनाइजेशन हुआ है उसका 12.7% कोवैक्सीन से हुआ है। 152 करोड़ मतलब 152 बिलियन डोजेस दी गई हैं किसकी? कोवैक्सीन की। ठीक है भाई, तो कुल मिला के अगर आप देखा जाए तो बूस्टर शॉट्स यहां पे दिए जा रहे हैं, लेकिन हम सबको ये पता है कि चाहे कोविड-19 की डोजेस हो चाहे बूस्टर शॉट हो, ये आपको स्टेरिलाइजिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करता है। अब आप बोलोगे सर ये स्टेरिलाइजिंग इम्यूनिटी क्या होती? स्टेरिलाइजिंग इम्यूनिटी मतलब आपको दवाई मिल गई तो अब आपको बीमारी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आपको कोरोना की डोज मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना नहीं होगा। कोरोना आपको तब भी हो सकता है, बट अगर कोरोना होगा तो उसके इफेक्ट्स आपके ऊपर कम आएंगे। स्टेरिलाइजिंग इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि आपको दवाई मिल गई तो अब आपको बीमारी होगी ही नहीं, बट ऐसा यहां पे ओवरऑल कोविड-19 की किसी भी वैक्सीन के लिए नहीं कहा जा सकता। तो चाहे फर्स्ट डोज हो, चाहे सेकेंड डोज हो, चाहे बूस्टर डोज हो, पूरी तरीके से तो वो आपको कोरोना से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन आपकी डिजीज सीवियरिटी को कम कर सकता है। इस कंटेक्स्ट में अगर बात की जाए तो कोई भी दवाई पूरी तरीके से इफेक्टिव नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि इन दवाइयों का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि भाई देखिए,
भले ही देखिए, अब समझिए, जो पहला वैक्सीन वेरिएंट फैला था वुहान चाइना में, उसको लेके यहाँ पे दवाइयां बनाई गई, लेकिन उसके बाद कितने अलग अलग तरीके के वेरिएंट, अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, गामा वेरिएंट, अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट, तो इतने अलग अलग प्रकार के वेरिएंट आए। इन वेरिएंट के लिए दवाई थोड़ी ना बनाई गई थी, लेकिन तब भी दवाई इन वेरिएंट के डेडली इफेक्ट को कम तो कर रही है ना। तो भले ही हमारे पास ऐसी कोई वैक्सीन नहीं आई है जो पूरी तरीके से कोरोना को हरा दे, बट नो डाउट जो कोरोना की वैक्सीन हमने लगवाई है वो कहीं ना कहीं कोरोना के अल्टीमेट मोर्टिलिटी को कम कर रही है, कोरोना की सीवियरिटी को कम कर रही है। तो ये वैक्सीन भले ही एक रामबाण नहीं है, पर डेफिनेटली हमको एक लाइन ऑफ डिफेंस देती हैं, और इस लाइन ऑफ डिफेंस को हमको मास्क के साथ और दूसरे कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ इस्तेमाल करके अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। बस यही बताया गया इस आर्टिकल में, और कुछ भी बहुत स्पेशल यहाँ पे नहीं बताया गया। नेक्स्ट बात करते हैं बगल फॉर रिस्ट्रेंट। हाउएवर एडवर्सियल इलेक्शन शुड नॉट अलाउ फॉर अ सोशली डिवीजिव कैंपेन। यहां पे देखिए क्या बताया जा रहा है। तो भैया 5 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस के इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं 8 जनवरी को। जो पोलिंग है वो उत्तर प्रदेश में शुरू होगी 10 फरवरी को, 7 मार्च को खत्म होगी, और उत्तर प्रदेश में 7 फेजेस में इलेक्शन है। मणिपुर में 2 फेजेस में इलेक्शन है। गोवा, पंजाब, उत्तराखंड में एक ही फेज में इलेक्शन हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश में 7 फेजेस में इलेक्शन बांटे, चूंकि उत्तर प्रदेश इलाका बहुत बड़ा है, आबादी बहुत बड़ी है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो एक समय पे रिसोर्सेज कुछ जगहों पे डिप्लॉय हो सकते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में डिप्लॉय नहीं हो सकते हैं, इसलिए 7 फेजेस में इलेक्शन रखे गए हैं। अच्छा, जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, ये उत्तर प्रदेश है, तो ये ईस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट है। तो वेस्टर्न पार्ट से असेंबली के जो फेजेस हैं, इलेक्शंस के फेजेस वो शुरू होंगे, वो ईस्टर्न पार्ट तक जाएंगे। और बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसा बोल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोल रहा है कि आप ईस्टर्न पार्ट से शुरू करो और वेस्टर्न पार्ट्स तक इलेक्शन कंडक्ट करवाओ। मतलब क्या हो रहा है, देखिए, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, तो ओवरऑल जो असेंबली सीटें होंगी वो अलग अलग फेजेस, कुछ वेस्टर्न पार्ट में असेंबली सीटें होंगी, कुछ ईस्टर्न पार्ट में होंगी। तो अभी फार्म प्रोटेस्ट जो हो रहे थे वो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बहुत स्ट्रांग थे, तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीजेपी की पॉपुलैरिटी है वो बहुत कम हो गई थी। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स ने ऐसा बोला कि बीजेपी चाहती है कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश से इलेक्शन आप चालू करो, और वेस्टर्न आते आते बीजेपी की लहर बन जाएगी, तो वेस्टर्न पार्ट में बीजेपी जीत जाएगी। अगर आप वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश से इलेक्शन शुरू करते हो, तो वेस्टर्न पार्ट में चूंकि फार्म प्रोटेस्ट बहुत स्ट्रांग थे, तो बहुत ज्यादा लोग बीजेपी के फेवर में नहीं है, तो बीजेपी हार सकती है। इसलिए बीजेपी शायद इलेक्शन कमीशन को बोल रही थी कि ईस्टर्न से शुरू करो, वेस्टर्न तक जाओ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसी हर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ साफ बोल दिया है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने किसी भी प्रकार की हमसे कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करी है। हमने अपने आप से जो इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में वो वेस्टर्न पार्ट से शुरू किए हैं, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश तक वो इलेक्शन होंगे इन 7 अलग अलग फेजेस में। ठीक है, अब देखिए क्या होता है ना, जब भी इलेक्शन होने वाला होता है ना, बहुत प्रकार की अफवाहें उड़ने लगती हैं, लोग अपने हिसाब से अफवाहें मेमे वगैरह बना के डालने लगते हैं। इलेक्शन है ही इतनी गर्मा गर्मी वाली चीज कि उसमें हो ही जाती है इस प्रकार की प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो यहां पे क्लियर कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। ठीक है, तो ये चीज यहां पे हो गई है। प्लस क्या फार्म प्रोटेस्ट का कोई इंपैक्ट आएगा? अब लगता नहीं है इंपैक्ट आने वाला, क्योंकि फार्म बिल सब खत्म हो चुके हैं, तो अब किस बात का इंपैक्ट, तो अभी के लिए तो कोई इंपैक्ट नहीं है। हाँ, एक प्रॉब्लम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि भाई 15 जनवरी तक कोई फिजिकल कैंपेनिंग नहीं होगी। अब देखिए, इलेक्शंस में तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है फिजिकल कैंपेनिंग, और हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, कि भाई आप अपनी रथ यात्रा निकाल रहे हो, ओवरऑल आपने पूरा स्टेडियम बुक कर लिया, और स्टेडियम में लीडर बोल रहा है और सब सुन रहे हैं, सब करते हैं, मोदी जी करते हैं, अखिलेश यादव करते हैं, मायावती जी करती हैं, हर कोई करता है ये बात, राहुल गांधी जी करते हैं। तो कुल मिला के अब 15 जनवरी तक अगर फिजिकल कैंपेनिंग नहीं हो रही है तो काम कैसे चलेगा? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि एक काम करो, आप ऑनलाइन तरीके से वोटर्स तक पहुंचो। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, 2 चैलेंजेस हैं। पहली बात तो ऑनलाइन वोटर्स तक पहुंचने में इलेक्शन कमीशन किस हद तक ये बात इंश्योर कर पाएगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। प्लस ओमिक्रॉन तो बहुत तेजी से फैल रहा है, तो 15 जनवरी के बाद क्या फिजिकल कैंपेनिंग अलाउ की जाएगी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कुछ ऐसे सवाल हैं अभी इन इलेक्शंस में आने वाले, जिनको समय के साथ ही जवाब दिया जा सकता है। बहरहाल इलेक्शंस में बहुत सारे इमोशनल और कंट्रोवर्शियल इश्यूज अभी धीरे धीरे आगे आएंगे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यहां पे टफ स्टांस भी लेना पड़ सकता है, बहुत प्रकार का प्रेशर आ सकता है। लेट्स सी आगे आने वाले में क्या होने वाला है। उत्तर प्रदेश में अपने आप में ही कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए कैंपेनिंग करना और इलेक्शन करवाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है।
सोशल मीडिया के ऊपर अगर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपनी कैंपेनिंग करती हैं तो टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है, ठीक है, पॉलिटिकल कैंपेन और गर्मा गर्मी हो सकती है, फेक न्यूज फैल सकती है। लेट्स सी आगे क्या होने वाला है। मोदी जी की सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर कितनी पॉलिटिक्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, ये हम सब कुछ देख सकते हैं। तो हम बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि ओवरऑल ये जो इलेक्शंस आ रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से निकले, क्योंकि देखिए इलेक्शन एक ऐसा समय होता है जब लोगों को ये मौका मिलता है कि वो अपने मन की सरकार चुन सके। तो ये तो खुशी की बात है ना। अब इलेक्शन इतने ज्यादा टॉक्सिक हो जाए कि सोशल डिवीजनेस आ जाए, लोग आपस में लड़ने लगे, कोविड फैलने लगे, बहुत तरह की प्रॉब्लम होने लगी, ये सब नहीं होना चाहिए। इलेक्शन शुड बी अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर जब भी इलेक्शन आए लोगों को खुश होना चाहिए, लोगों को पावरफुल फील करना चाहिए, ना ही कि लोगों को डिसएडवांटेज होना चाहिए और वल्नरेबल होना चाहिए। ऐसा यहाँ पे आर्टिकल में बताया जा रहा है। ठीक है भाई, अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अब बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी टू रिव्यू, देखिए यहां पे क्या बताया जा रहा है। रिसेंटली एक कमेटी बनाई गई थी, द कमिटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स। इसने रिपोर्ट दी है इंडिया एंड द बीआईटीज, द रिपोर्ट ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑन इंडिया एंड बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। ये पार्लियामेंट में पेश की गई आखिरी महीने। ठीक है भाई, अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए इंडिया ने आज तक बहुत सारी बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की है। आप बोलोगे सर ये बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या होती है, तो समझिए इंडिया की सरकार ने मॉरिशस की सरकार के साथ एक बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन कर ली। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि मॉरिशस में रजिस्टर्ड जो फर्म्स है वो इंडिया में आके अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं, इंडिया में रजिस्टर्ड फर्म्स मॉरिशस में जाके अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं। और ऐसी बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हम बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज के साथ कर सकते हैं। बाइलेटरल की खास बात है कि दो ही प्लेयर्स इन्वॉल्व है, क्योंकि बाइलेटरल है। अगर दो से ज्यादा प्लेयर्स इन्वॉल्व होंगे तो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होगी, एमआईटी होगी। ठीक है, तो कुल मिला के बीआईटी, बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। अब इंडिया का जो एक्सपीरियंस रहा है ना बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के साथ, ये थोड़ा सा गड़बड़ रहा है। ठीक है, अगर आप देखो तो इंडिया ने अपना पहला इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्लेम 2011 में हारा था। व्हाइट इंडस्ट्रीज वर्सेस इंडिया का एक केस रहा होगा, समझे। तो एक्चुअली इंडिया का एक आप कह सकते हो कि बड़ा ही खराब रोल रहा है बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को लेके। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करते हैं, हम क्यों साइन करते हैं बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, ताकि बाहर की कंट्रीज से हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट आए। लेकिन उस इन्वेस्टमेंट में अगर कोई लीगल डिस्प्यूट आ जाता है तो इंडिया फिर वो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के अंदर जो आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म होता है उसमें कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, और इसके लिए देखोगे कि इंडिया के अगेंस्ट आप देख सकते हो कि बहुत सारे एडजुडिकेशन और आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म शुरू हो चुके हैं बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज के अंदर, अलग अलग ट्रीटीज जो इंडिया ने साइन की है। अगर आप देखो इंडिया की जो अप्रोच रही है बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की तरफ, उसके तीन एलिमेंट्स रहे हैं। पहली बात तो अगर आप देखो तो जब से व्हाइट इंडस्ट्रीज केस हुआ है 2011 का, तब से लेके अब तक इंडिया को 20 बार सू किया जा चुका है फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की ब्रीचेस के लिए। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया की भारत सरकार कोई पॉलिसी डिसीजन लेती है, वो पॉलिसी डिसीजन बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के अंदर जो इन्वेस्टर उसके अगेंस्ट चला जाता है, वो इन्वेस्टर इंडिया को आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म में खींच लेता है। देखा जाए तो इंडिया इज द 10th मोस्ट फ्रीक्वेंट रिस्पोंडेंट स्टेट। रिस्पोंडेंट क्यों हो गया इंडिया, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट केस फाइल हो गया तो अपने आप को केस से बचाने के लिए इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा, तो रिस्पोंडेंट बोला जाता है। लीगल भाषा में दो चीज होती है, पेटिशनर और रिस्पोंडेंट। पेटिशनर वो होता है जो केस फाइल करता है, और जब केस फाइल करता है तो उसमें कुछ प्रोविजंस के अंदर फाइल करता होगा, उन प्रोविजंस से अपने आप को बचाने के लिए जो रिस्पॉन्स फाइल होता है वो एफिडेविट में होता है, उसको कौन रिस्पॉन्स फाइल करता है, रिस्पोंडेंट। तो लीगल भाषा में दो चीजें होती हैं, पेटिशनर और रिस्पोंडेंट। तो इंडिया यहां पे रिस्पोंडेंट हो जाएगा, जो कि इंडिया को घसीटा जा रहा है डिस्प्यूट सेटलमेंट में, जिसको आप ISDS भी बोलते हो, इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट क्लेम। 1987 से लेके 2019 तक इंडिया को कई बार खींचा गया है। 10th मोस्ट फ्रीक्वेंट रिस्पोंडेंट हम लोग, कई बार हमको खींचा गया है बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स में। तो इसीलिए इंडिया ने एक नई मॉडल बीआईटी बनाई 2016 ने। इंडिया ने बोला कि यार बहुत मजाक हो गया, हमें तो कोई भी पकड़ के खींच रहा है, कोई भी इधर से उधर घुमा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो इंडिया इस समय पे बहुत सारी नई इन्वेस्टमेंट डील्स भी साइन कर रहा है एज अ पार्ट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बिना भी, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूके के साथ। लेकिन ओवरऑल इन सारे के सारे डील्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक इफेक्टिव मॉडल बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आप देखो तो कुछ
इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज इंडिया ने साइन करी भी है मॉडल बीआईटी के आने के बाद। लेकिन अब आप समझो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना है तो जो बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी इंडिया साइन कर रहा है वो इफेक्टिव होनी चाहिए। वो इफेक्टिव नहीं हो पाती क्योंकि इंडिया की जो मॉडल बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है ये 2016 की, इसमें इंडिया की भारत सरकार अपने आप को रेगुलेटिंग पावर ज्यादा देने की कोशिश कर रही है। और एक लिमिट से ज्यादा रेगुलेटिंग पावर अगर भारत सरकार के पास होगी तो इन्वेस्टर सेफ एंड सिक्योर फील नहीं करेगा, और अगर इन्वेस्टर सेफ एंड सिक्योर फील नहीं करेगा तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं। तो कुल मिला के ऑथर इस पूरे के पूरे आर्टिकल में यही कहने की कोशिश कर रहा है कि बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को बहुत बैलेंस बनाने की जरूरत है इंडिया को। बहुत सारी एम्पेरिकल स्टडीज ने बोला है कि इंडिविजुअल बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भले ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना आए, लेकिन एक कंट्री जितनी भी टोटल बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करता है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि उस कंट्री के अंदर कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। और चूंकि इंडिया का जो रिकॉर्ड रहा है बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज के साथ वो बहुत अच्छा रहा नहीं है, और 2016 में जो मॉडल बीआईटी बनाया है इंडिया के अंदर, उसके अंदर इंडिया बहुत ज्यादा चीजों को स्ट्रिक्ट कर रहा है। तो ऐसे मॉडल बीआईटी के माहौल में, ऐसे रेगुलेशन में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर नहीं आ पाएगी। तो इसलिए इंडिया को अपने रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है और ओवरऑल इन्वेस्टर्स के इश्यूज को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। यही ऑथर यहां पे बोलने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए इंडिया क्या क्या कर सकता है? तो इंडिया यह कर सकता है कि देखिए, जब भी आप बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो देखो उसमें आर्बिट्रेशन होगा ही होगा, कुछ ना कुछ तो उसमें लिटिगेशन होगा ही होगा। तो उस आर्बिट्रेशन में अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत है इंडिया को। कल की डेट में मान लो किसी बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के अंदर कुछ लफड़ा हो भी जाता है तो हमें अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए ताकि वो इन लीगल डिस्प्यूट्स में इंडिया को ज्यादा बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए। और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में अपने आप को, इंटरनेशनल लिटिगेशन में अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स के। कहां पे? पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी। इनफैक्ट यूनिवर्सिटीज में चेयर्स स्टैब्लिश की जा सकती हैं सरकार के द्वारा ताकि रिसर्च और टीचिंग एक्टिविटीज को बढ़ाया जा सके इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ में। तो जब हम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ में तेज हो जाएंगे तो डेफिनेटली हम बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी अच्छी साइन कर पाएंगे और आगे आने वाले समय में जो भी इसके अंदर आर्बिट्रेशन होगा उसको भी प्रॉपर तरीके से डील कर पाएंगे। फिर मिसमैनेजमेंट को भी यहां पर रिस्पॉन्सिबल बताया जा रहा है। इस ऑथर में बताया जा रहा है कि जितने भी ये स्टेट सेटलमेंट के जो डिस्प्यूट हुए हैं वो पुअर गवर्नेंस की वजह से हुए। जैसे लॉ बदल दिया तो ये वोडाफोन और केन इंडिया वाला इशू उठ गया। एक्सेसिव स्कैम के डलने के चलते देवस मल्टीमीडिया वाला पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया और अब देवस मल्टीमीडिया पूरी दुनिया में इंडियन सरकार को ह्यूमिलिएट करता घूम रहा है। कहीं पे एयर इंडिया के एसेट्स अटैच करवा रहा है, कहीं पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एसेट्स अटैच करवा रहा है, आयाटा के पास पहुंच गया, फ्रांस की कोर्ट में पहुंच गया, कनाडा की कोर्ट में पहुंच गया। तो ये सब कहीं ना कहीं गवर्नेंस और ओवर एम्बिशियस स्टांस ऑफ द गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है, जिसको हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा यहां पे ऑथर बोलने की कोशिश कर रहा है। एक एफिशिएंसी पॉलिसी बनाने की जरूरत है और इस पॉलिसी को बनाने के लिए इंटरनेशनल लॉ आर्बिट्रेशन में भारत की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की जरूरत है। ऐसा यहां पे प्रभाष रंजन साहब बोल रहे हैं, जो कि प्रोफेसर हैं और वाइस डीन है जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के। अब ये तो ग्लोबल लॉ स्कूल्स के साथ इन्वॉल्व है तो ऑब्वियस सी बात है जो इनका खुद का फील्ड है उसमें तो ये अच्छे व्यू पॉइंट दे ही रहे। नेक्स्ट आर्टिकल है अ हरीड अफेयर, द रीएलोकेशन प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज इन तेलंगाना हैज कम अंडर फायर। तो क्या हुआ है भाई, अलग अलग कैटेगरीज के एम्प्लॉयज को लोकल कार्डर्स में एलोकेट करना 7 जोन्स और 2 मल्टी जोन्स में, जो कि तेलंगाना की डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद करवाया जा रहा है। इसमें कुछ इश्यूज उठ के आ रहे हैं। जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तो उस समय पे तेलंगाना के अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट थी। अब इसको रीऑर्गेनाइज करके 33 डिस्ट्रिक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। तो उस समय पे तो जैसे तैसे करके जो भी तेलंगाना के एम्प्लॉयज थे जो जहां थे थोड़ा बहुत ऑर्डर देके उसको वहां पे डिप्लॉय कर दिया गया। लेकिन अब प्रॉपर तरीके से यहां पे रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है और इस रीऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था जिसका नाम है तेलंगाना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल ऑर्डर्स एंड रेगुलेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑर्डर 2018 में। और इस पर्टिकुलर ऑर्डर में नेटिविटी पे ध्यान दिया गया था। नेटिविटी मतलब तेलंगाना के अंदर जो भी एम्प्लॉय जहां का है वो जिस जगह का परमानेंट है उसके हिसाब से भाई उसको उस जगह पे पोस्टिंग देने की कोशिश की जाएगी, ऐसा यहां पे बोला गया था। ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था 2018 का,
इसने पुराने 1975 के ऑर्डर को रिप्लेस किया था। तो 2018 के ऑर्डर से जितने भी एम्प्लॉयज वगैरह थे वो खुश थे, उनको ऐसा लग रहा था कि भाई जहां जहां पे हम पोस्टिंग मांगेंगे वहां वहां पे हमको पोस्टिंग मिल जाएगी। लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग क्यों हुआ है। आंध्र प्रदेश में कुछ इलाकों का बहुत प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट हुआ और कुछ इलाकों का नहीं हुआ। तो जो नेग्लेक्टेड इलाके थे उन्होंने अपना ग्रुप बनाया और बोला कि हम आंध्र प्रदेश से अलग हो रहे हैं। तो तेलंगाना में कुछ पॉकेट्स बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, जैसे कि हैदराबाद और हैदराबाद के आसपास का जो इलाका वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, और जो रूरल पॉकेट्स है वो अंडर डेवलप्ड है। अब क्या है कि जितने भी तेलंगाना के सरकारी इंप्लॉयज है ना, वो डेवलप्ड पॉकेट्स के आसपास सेटल होना चाहते हैं, हैदराबाद के इलाके के आसपास सेटल होना चाहते हैं, उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में। तो जब तक बात थी नेटिविटी की कि हाँ भाई आप कहां के हो, बेसिकली आपका घर कहां पे, उस हिसाब से आपको पोस्टिंग दी जाएगी, तब तक तो ठीक था। लेकिन अब जो इनके सरकारी एम्प्लॉयज हैं तेलंगाना की सरकार के, वो अपनी सीनियरिटी का फायदा उठा के अच्छी जगहों पे पोस्टिंग लेना चाहते हैं। तो तेलंगाना की सरकार जो पोस्टिंग ऑर्डर्स इशू कर रही है वो इस बेसिस पे इशू कर रही है कि कौन कितने लंबे समय से उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। समझ गए। और आप समझिए बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, लगभग 2 लाख एम्प्लॉयज को यहां पे पोस्टिंग ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। जो लोग किसी, अब जैसे मान लो कोई सचिवालय में काम कर रहा है, तो सचिवालय तो अब हैदराबाद में ही होगा ना, तेलंगाना की कैपिटल में, तो उसकी तो हैदराबादी पोस्टिंग रहेगी। लेकिन इस तरीके के डिपार्टमेंट्स जिनकी जगह बदली जा सकती है, जिनकी जगह फिक्स नहीं है, तो ऐसे केसेस में सब हैदराबाद के आसपास ही पोस्टिंग चाहते हैं। तो फिर रिमोट इलाकों में कौन जाएगा? तो रिमोट इलाके में किसको पटका जा रहा है? जो सबसे जूनियर पढ़ रहे हैं उसको पटक दिया जा रहा है रिमोट इलाकों में, उनको पसंद नहीं आ रहा है। तो मान लो कोई किसी का पर्टिकुलर का घर हैदराबाद में ही है, तो नेटिविटी के हिसाब से तो उसको हैदराबाद पोस्टिंग मिल जाती, लेकिन चूंकि वो जूनियर हो रहा है तो उसको रिमोट इलाके में पटका जा रहा है। और अगर वो रिमोट इलाके में पटका जा रहा है तो मतलब उसकी पूरी की पूरी फैमिली को जो हैदराबाद का लोकल होने का बेनिफिट अवेलेबल था, वो बेनिफिट भी उसके पास से चला जाएगा। ज्यादातर जो एम्प्लॉयज हैं तेलंगाना के, वो हैदराबाद और हैदराबाद के आसपास की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, जैसे रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, इन सब जगहों पे सेटल होना चाहते हैं। उसके बाद जो छोटे मोटे अर्बन सेंटर्स बचते हैं वो है करीमनगर, खमाम और निजामाबाद। इससे बाहर कोई रूरल इलाकों में जाना चाहता ही नहीं है, लेकिन किसी ना किसी को तो भेजना पड़ेगा ना। तो नेटिविटी के आधार पे तो चीजें पहले सेट बैठ रही थी, लेकिन अब सीनियोरिटी के आधार पे किया जा रहा है। और सीनियोरिटी के आधार पे जो पहले से काम कर रहा था या थोड़ा वेल कनेक्टेड है, वो अपनी अच्छी पोस्टिंग करा ले रहा है शहरों में, और जो पहले से शहर के नेटिव्स हैं उनको उठा के रिमोट इलाकों में फेंका जा रहा है। तो इस बात को लेकर काफी प्रॉब्लम हो रही है, काफी पॉलिटिकल गर्मा गर्मी शुरू हो गई तेलंगाना के अंदर। अपोजिशन पार्टी तेलंगाना की रूलिंग पार्टी को उल्टा सीधा सुना रही है और प्रॉपर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। अब लेट्स सी इस पॉलिटिक्स में क्या निकल के आता है। बट एक छोटी सी न्यूज थी, एक छोटा सा डेवलपमेंट था जो कि मैंने यहां पे आपको बता दिया। फिर नेक्स्ट क्या बात करेंगे, एक आर्टिकल में ये डिस्कस कर लेता हूं, द सेल दैट इंडियन डिप्लोमेसी स्ट्रेटक्राफ्ट नीड। देखिए रिसेंटली क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 सेंट्रल एशियन लीडर्स को रिपब्लिक डे परेड पे होस्ट करने के लिए बुलाया है, 26 जनवरी को, जो हमारी गणतंत्रता दिवस की रिपब्लिक डे परेड होती है। ठीक है भाई, इससे क्या पता चलता है कि भारत के सिक्योरिटी कैलकुलेशंस में ये जो सेंट्रल एशियन रीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। 2015 में मोदी जी सारे 5 सेंट्रल एशियन स्टेट्स में गए थे, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, हर जगह वो गए हुए थे। ठीक है, हमारे डोवाल साहब ने और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ने सेंट्रल एशियन काउंटर पार्ट्स को दिल्ली में होस्ट किया। ओवरऑल अगर आप देखो सेंट्रल एशिया की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा क्यों बढ़ गई है, क्योंकि एकदम से अफगानिस्तान के अंदर से अमेरिकन की मिलिट्री हट चुकी है, काबुल के अंदर तालिबान का जोर आ चुका है, और चाइना पाकिस्तान की वहां बहुत हद तक चल रही है। चाइना पाकिस्तान इंडिया के इतने बढ़िया दोस्त हैं, हम सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी इंटरेस्ट यहां पे इंडिया के थ्रेटन हो रहे हैं, क्योंकि ये अगर इंडिया है, इधर पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, ऊपर चाइना है, तो ये पूरा का पूरा जो नेबरहुड है वो एंटी इंडिया सा हो रहा है। अब जब तक अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन मिलिट्री थी तब तक इंडिया को टेंशन नहीं थी, अब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन मिलिट्री नहीं है, तो अब ऑब्वियसली बात है इंडिया को सेंट्रल एशिया में अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। और इसलिए रिपब्लिक डे पे सेंट्रल एशियन लीडर्स को बुलाना ये अपने आप में इंडिया की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने वाली बात है। और सिर्फ सॉफ्ट पावर ही नहीं, इंडिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी, हर चीज बढ़ाना चाहता है, सारे एंगेजमेंट्स एग्रीवेट एक एडवांस लेवल पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि देखिए पिछले कुछ सालों में देखोगे तो चाइना जबरदस्त तरीके से ऊपर उठा है।
और यूएस और नाटो की फोर्सेस अफगानिस्तान से बाहर निकल चुकी हैं। तो अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की चलती है, हमें पता है, चाइना की चलती है, हमें पता है, रशिया भी ठीक ठाक तरीके से अपने एसेट्स को वहां पे सेफगार्ड कर रहा है। इंडिया के पास वहां पे बहुत ज्यादा बैक एंड में एसेट्स नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया बैक एंड से तालिबान के साथ तो रिश्ते स्थापित करने की कोशिश कर ही रहा है, साथ साथ सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ भी अपने रिश्ते अच्छे कर रहा है। बाकी कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर इंडिया जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सीएसटीओ और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, ये सब अपने अपने लेवल पे यूरेशियन लैंडमार्क्स में एक जियोपॉलिटिकल कंपटीशन कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर यूरेशिया क्या है? यूरोप और एशिया जोड़ दो तो यूरेशिया हो गया, और इसके सेंटर में आता है आपका अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स। तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स में इन्फ्लुएंस के लिए हर जगह पे पावर गेम चल रहा है, और इंडिया भी इस पावर गेम में इन्वॉल्व है, होना भी चाहिए। अच्छा, इंडिया ऐसा नहीं है कि ओवरऑल बिल्कुल शांति बैठा है, कुछ कर नहीं रहा है। हम अपने मैरिटाइम विजन और एम्बिशंस को स्ट्रेटेजिकली असर्ट कर रहे हैं। इंडिया अपनी नेशनल मैरिटाइम स्ट्रेटजी बना चुका है। हमारा जो सागर इनिशिएटिव है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, वो इंडियन ओशन रीजन में और पैसिफिक ओशन में बहुत से मेजर इनिशिएटिव्स ले रहा है। क्वाड को हम बहुत अच्छी तरीके से ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैरिटाइम पावर वाला जो एस्पेक्ट है, जिसको पहले से हमारी सरकारें इग्नोर करती थी, वी आर नो मोर इग्नोरिंग इट, और हमें करना भी नहीं चाहिए। रीजन बीइंग कि हमारे सामने जो चैलेंजेस है इन द फॉर्म ऑफ चाइना और पाकिस्तान, वो बहुत ज्यादा बड़े हैं। अगर देखा जाए तो हमें सपोर्ट भी, यूएस की अगर बात करो तो यूएस एक प्री एमिनेंट नेवल पावर है, ठीक है। तो यूएस के साथ इन्वॉल्व होके फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ट्रेड, कॉमर्स को असर्ट करके कहीं ना कहीं हम साउथ चाइना सी में और सेंट्रल एशिया में चाइना के टेरिटोरियल एग्रेंडाइजमेंट को थोड़ा बहुत कंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं ओवरऑल यहां पे देखा जाए तो। अच्छा, कहीं ना कहीं इंडिया के लिए चैलेंजेस भी हैं। चाइना और रशिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट यहां पे अलाइन हो रहे हैं। बड़ा अच्छा व्यू पॉइंट दिया हुआ है, कैसे अलाइन हो रहे हैं। आपको पता है कि चाइना ताइवान के ऊपर कब्जा करना चाहता है, ठीक है, और कोई भी ताइवान के फेवर में बात करता है तो चाइना एकदम से भड़क जाता है। और रशिया बहुत हद तक डॉनबास रीजन ऑफ यूक्रेन के ऊपर कब्जा करना चाहता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ना रशिया को ताइवान से मतलब है, ना ही चाइना को डॉनबास से मतलब है। लेकिन इन दोनों ही हेड्स पे, चाहे चाइना के ताइवान वाली बात हो, रशिया चाइना को सपोर्ट करेगा, और रशिया के डॉनबास वाली बात हो, चाइना रशिया को सपोर्ट करेगा। तो ऑटोमेटिकली इन दो इश्यूज को लेके चाइना और रशिया एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो चुके हैं, एक दूसरे के साथ अलाइन हो चुके हैं। अब इसके अगेंस्ट में कौन खड़ा हुआ है? तो यूएस खड़ा हुआ है। यूएस भी किस हद तक सीधे सीधे इन्वॉल्व होगा इन डायरेक्ट पैरेलल कॉन्फ्लिक्ट्स में, हम कह नहीं सकते। बट ऑब्वियस सी बात है, सिंक्रोनाइजेशन चाइना और रशिया का कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि दैट इज एक्चुअली अ हेडेक फॉर इंडिया। इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया को लेकर एक बहुत बड़े प्रॉब्लम यह भी रही है कि पार्टीशन के चलते हुआ यह है कि एक तो हमारे सामने आ गया टू फ्रंट थ्रेट, पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारे बड़े ही कहते हैं ना कि डिस्टेबलाइजिंग से बॉर्डर है, वहां गोलियां ही चलती रहती हैं। पहले कम से कम एलएसी चाइना के साथ जो बॉर्डर था वो शांत रहता था, अब वो भी शांत नहीं है, वहां पे भी बवाल शुरू हो गया। तो एक तो ये प्रॉब्लम है हमारे सामने। सियाचिन ग्लेशियर के आसपास ये जो बवाल है लंबे समय तक चलने वाला है। इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम है। देखिए, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक लैंड एम्बार्गो लगा रखा है। अगर पाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती अच्छी होती तो हम बड़े आराम से अफगानिस्तान तक, ईरान तक और सेंट्रल एशिया तक वाया रोड पहुंच पाते। लेकिन पाकिस्तान कभी भी अपने बॉर्डर्स को इंडियन ट्रेड के लिए नहीं खोलेगा। तो एक प्रकार का ट्रेड एम्बार्गो, लैंड एम्बार्गो सा लगा रखा है पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर, ठीक है। और अगर इंडिया को इन सेंट्रल एशियन तक कंट्रीज तक पहुंचना है तो पाकिस्तान को स्किप करके इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को फॉलो करना पड़ेगा। यहां तक पहुंचने के लिए इंडिया को जरूरत है ईरान की, लेकिन अब ईरान की यूएस से नहीं बनती। यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, तो इस यूएस के सैंक्शंस के चलते हम पूरे हाईएस्ट लेवल पे ईरान के साथ एंगेज नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिला के हमें इंटरनेशनली ये जो ब्लॉकेजेस है इनके खिलाफ लड़ना चाहिए। पहली बात तो पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर जो लैंड एम्बार्गो लगा रखा है, हमें उसके लिए लीगली फाइट करना चाहिए पूरी दुनिया में। दूसरा, ईरान के ऊपर ये जो सैंक्शंस लगा रखी है यूएसए ने, जिसके चलते इंडिया भी ईरान के साथ ओपनली और इकोनॉमिकली एंगेज नहीं कर पा रहा है, इसके अगेंस्ट भी इंडिया को अपनी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये इंडिया के बायलैटरल इंटरेस्ट में है, ये इंडिया के खुद के जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है। और रही बात यूएस की, तो पहले तो यूएस को पूरी दुनिया का संचालक बोला जाता था। एक समय ऐसा था 1992 में पूरे यूरोप में यूएस के 2,65,000 ट्रूप्स थे, आज 65,000 बचे हैं केवल। 2,65,000 से 65,000, सोचिए। फिर अगर आप बात करो तो इंडो पैसिफिक कमांड जो थी यूएस की, वहां पे 1,00,000 ट्रूप्स हुआ करते थे, आज की डेट में 90,000 ट्रूप्स हैं। जबकि इंडो पैसिफिक को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है कौन?
आपका यूएसए। जापान और साउथ कोरिया को ओवरऑल प्रोटेक्ट करने के लिए केवल 90,000 ट्रूप्स। यूएस की सेंट्रल कमांड में 1,70,000 ट्रूप्स थे। ये इराक, अफगानिस्तान, आसपास के इलाकों में डिप्लॉयड थे। आज केवल 10,000 ट्रूप्स डिप्लॉयड है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिस हद तक यूएसए पहले वाले समय में दूसरों के पक्षों में इंगेज करता था और अपने ट्रूप्स को भेजता रहता था, आज की डेट में यूएस उस लेवल पे इन्वॉल्व नहीं है। तो कल की डेट में ताइवान और डॉनबॉस को लेकर कुछ बवाल हो जाता है, यूएस किस हद तक मिलिटरीली इंगेज करेगा इसके बारे में देखिए कोई ज्यादा जानकारी है नहीं। तो व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री पावर एंड व्हेन इट कम्स टू डिफेंडिंग अवर बॉर्डर्स, इंडिया ऑलमोस्ट यहां पे अकेला ही है। लेकिन हमें असर्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और असर्टिव होने के लिए हमें एक एग्रेसिव येट बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी की जरूरत है। और उसी फॉरेन पॉलिसी की कुछ एक दो व्यू पॉइंट्स ही यहां पे ऑथर ने दिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट व्यू पॉइंट तो यहां पे ये है कि हमारी जो कनेक्टिविटी है वो इंप्रूव करने की जरूरत है। चाहे वो हम पाकिस्तान के खिलाफ एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा के पाकिस्तान को फोर्स करके इसका लैंड बॉर्डर खोल के सेंट्रल एशिया तक पहुंचे, जो कि काफी मुश्किल लग रहा है, या फिर यूएस के ऊपर प्रेशर डाल के ईरान के साथ अपने इकोनॉमिक एंगेजमेंट को बढ़ा के हम अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ अपने अच्छे रिश्ते स्थापित करें। एक बात, अपनी मिलिट्री पावर को स्टैब्लिश करना तो ये एक बड़ा फैक्टर है ही, वो तो हमें करना ही करना है। दूसरी बात, चाइना के ऊपर अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंस को कम करना। चौथा, अफगानिस्तान को यहां पे स्टेबलाइज करना। ये जो डीस्टेबलाइज्ड अफगानिस्तान है ना, ये पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क्स को प्रोलिफरेट कर रहा है। इस टेंडेंसी को यहां पे रिवर्स करने की जरूरत है, और इस टेंडेंसी पे हम चाइना की कंस्ट्रक्टिव मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि डीस्टेबलाइजिंग अफगानिस्तान चाइना को भी नहीं चाहिए। तो ये कुछ बातें यहाँ पे ओवरऑल लिख रखी हैं। ये जो इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स हैं, इनको पूरा करना इतना आसान नहीं होगा। इट विल नॉट बी इजी, बट इट इज आल्सो नॉट इम्पॉसिबल। इट डिपेंड्स अपॉन द विल पावर ऑफ अवर नेगोशिएटर्स, ऑफ अवर फाइन ब्यूरोक्रेट्स, कि वो किस प्रकार से इन प्रॉब्लम्स को टेकअप करते हैं। तो हमने काफी सारे आर्टिकल्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। एक आर्टिकल यहाँ पे बचा है, अमेंडमेंट्स दैट आर अननेसेसरी। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, तो मुझे समय मिला तो मैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल को अलग से एक वीडियो में टेकअप कर लूंगा। यहाँ पे इसको डिस्कस करने का देखिए अभी के लिए समय नहीं बचा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आप बताइए आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। टेलीग्राम में आपको आगे आने वाले समय के सारे अपडेट्स और जो भी पीडीएफ वगैरह होती है वो टेलीग्राम में मिल जाती है। एंड इफ पॉसिबल प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। आपके ज्वाइन बटन दबाने से काफी मदद मिलती है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना और कोरोना से बच के रहें।